हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा आज का वीडियो 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता ही है कि टर्म 1 में टोटल 8 चैप्टर्स आने वाले हैं और उसमें पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एमसीक्यूज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने काफ़ी इंटरनेट से और मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स का कुछ कलेक्शन है, उसमें से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और उनको लेकर आज का वीडियो बना रही हूँ मैं। और ये क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि ये सारे के सारे शायद आज के वीडियो में ना आए, तो मैं 2 या 3 वीडियोस में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाली हूँ। तो बहुत ही ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो अब देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5 इज फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बेटा जो भी रेशनल नंबर आपको दिया गया है 129 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5, इस तरह के रेशनल नंबर्स में हमको डिनोमिनेटर का नेचर देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हैं या सिर्फ 5 के मल्टीपल्स हैं या 2 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं, उसके अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं है, तो फिर होता है वो टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे हमको 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस 7 की वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सी ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किनके होते हैं? वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स के, जबकि अपना नंबर कैसा है? ये रैशनल नंबर है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं है। तो मैंने चेक कर लिया है, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि 129 क्लियर दिखाई देता है, नॉट डिविजिबल बाय 2 है, नॉट डिविजिबल बाय 5 है और 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है। मतलब ये लोएस्ट टर्म में है और डिनोमिनेटर में 7 एज ए फैक्टर होने की वजह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज, इसका आंसर होगा बी 1। अब कैसे आंसर 1 आ रहा है वो देखिए। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इन सारे कॉम्पोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स पहले लिख लेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 3, 25 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे 5 इंटू 5। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं है ना। 8 में 2 है, 9 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं और 25 में सिर्फ 5 दिखाई दे रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन है। लेकिन 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, सबको पता है ना, 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। तो 1 एक कॉमन फैक्टर सब में होगा ही। जैसे हमने यहाँ पे अगर इंटू 1 लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब गलती नहीं होगी, क्योंकि अगर इंटू 1 करेंगे तब भी इन सबका प्रोडक्ट 8 ही आएगा। यहाँ भी इंटू 1 करने से सबका प्रोडक्ट 9 आएगा और यहाँ भी इंटू 1 करने से सभी का प्रोडक्ट 25 आएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है हमको? 1 इज द कॉमन फैक्टर इन 8, 9 एंड 25। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, पहले हम समझ लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जब फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ए रैशनल, बी इररेशनल, सी बोथ ऑफ अबव, डी नन ऑफ अबव। अगर एक रैशनल और एक इररेशनल नंबर को ऑपरेट किया जाता है तो रिजल्टिंग नंबर हमेशा इररेशनल ही होता है। इसका आंसर बी होगा, बी इररेशनल। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अलग अलग तरह के नंबर्स जब ऑपरेट होते हैं तो रिजल्टिंग नंबर कैसा होगा वो आप देखिए। जब एक रैशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर से ऑपरेट होगा, ऑपरेट होने का मतलब या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो उन चारों ऑपरेशंस के लिए मैंने एक इस तरह का स्टार जैसा साइन बना दिया। जब भी दो रैशनल नंबर्स आपस में ऑपरेट होंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो डेफिनेटली एक रैशनल नंबर भी ही होगा। इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। रैशनल और रैशनल आपस में ऑपरेट होंगे तो आंसर रैशनल ही होगा। लेकिन जब एक रैशनल नंबर एक इररेशनल नंबर से ऑपरेट होता है तो रिजल्टिंग नंबर इररेशनल ही आएगा। और ऑपरेट होने का मतलब मैंने बता ही दिया, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं दोनों नंबर्स, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो सकते हैं ना। तो दोनों नंबर्स के बीच में कोई सा भी ऑपरेशन हो, अगर एक रैशनल और सेकेंड इररेशनल है देन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इररेशनल। और अगर दो इररेशनल नंबर्स आपस में ऑपरेट होते हैं
दो नंबर जिनको हम ऑपरेट कर रहे हैं वो दोनों के दोनों इरेशनल है, देन द रिजल्टिंग नंबर मे बी रैशनल और इरेशनल। इस टाइम पे इस केस में हम कुछ नहीं कह सकते कि रिजल्टिंग नंबर कैसा होगा, उसको हमें बाकायदा पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके ही चेक करना होता है कि जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, रैशनल मिल रहा है या फिर इरेशनल मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये वाला टाइप हमको दिखाई दे रहा है। एक रैशनल और दूसरा इरेशनल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनका प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। क्वेश्चन 5 भी इसी तरह का है, द सम ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड भी करते हैं, सम मतलब ऐड करके जो आंसर आएगा, तो जो सम आएगा वो इरेशनल ही होगा, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी ही है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में जो भी चीजें हमने समझी है उन्हीं को अप्लाई करना है थर्ड क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा रैशनल है। नॉट इरेशनल मतलब वो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इन सारे नंबर्स में से रैशनल नंबर कौन सा है वो हमको चेक करना है। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर 2 माइनस रूट थ्री। 2 माइनस रूट थ्री, इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स आपस में ऑपरेट हो रहे हैं और इनके साथ एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट देखा था उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। रैशनल ऑपरेटेड बाय इरेशनल विल बी एन इरेशनल नंबर, ये जो है ये ओवरऑल इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर के साथ फिर से एक रैशनल नंबर ऑपरेट हुआ, ब्रैकेट के अंदर किस तरह का नंबर मिला है, इरेशनल, और इसके साथ ऑपरेट हो रहा है एक रैशनल नंबर, तो रिजल्टिंग हो जाएगा इरेशनल। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें ये चेक करना है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, तो ये तो इरेशनल ही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर बी भी इसी तरह का नंबर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है इरेशनल इरेशनल, बोथ आर डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। जब दो इरेशनल नंबर्स ऑपरेट होते हैं तो मैंने क्या बताया था, रिजल्टिंग नंबर में भी रैशनल और इरेशनल, उनको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके ही हमें पता लग पाता है कि जो रिजल्टिंग नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमने क्या देखा है बेटा कि ये दोनों के दोनों इरेशनल है। अगर दोनों इरेशनल होंगे तो रिजल्टिंग नंबर यहाँ पर इरेशनल आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं और वैसे भी इनके बीच में एडिशन का साइन है ना, तो ये इरेशनल ही आएगा हमेशा, और इरेशनल के साथ रैशनल ऑपरेट हो रहा है। 2 कैसा नंबर है, रैशनल, तो ये भी इरेशनल नंबर ही हुआ, मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसके बाद सी सॉल्व करते हैं। √2 माइनस √3 इंटू √2 प्लस √3। आप लोग 10 के बच्चे हैं तो ये आइडेंटिटी समझ ही गए होंगे कि कौन सी अप्लाई होने वाली है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी ऑलमोस्ट आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों इरेशनल है ना, फर्स्ट ब्रैकेट भी पूरी तरह इरेशनल है और सेकंड ब्रैकेट भी इरेशनल है, तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा कि आंसर कैसा आने वाला है, रैशनल मिलेगा या फिर इरेशनल, अभी हम नहीं बता पाएंगे। तो इनको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस आइडेंटिटी से इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू √2 मिल रही है और b की वैल्यू √3 मिल रही है। आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, √2 स्क्वायर विल बी 2 एंड √3 स्क्वायर विल बी 3, सो द आंसर इज -1। -1 किस तरह का नंबर है, रैशनल, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, नॉट एन इरेशनल नंबर पूछा था, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ रैशनल नंबर। और इसी तरह से अगर अपन डी ऑप्शन देखते हैं 2√7/7, तो यहाँ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा 2/7। 2/7 को हम क्या बोलेंगे, रैशनल। इस रैशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर ऑपरेट हो रहा है, √7 इरेशनल है, तो ये भी रिजल्टिंग इरेशनल हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में समझा था। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। इसके बाद अब एक 6th क्वेश्चन बचा है, LCM of the given numbers x and y where y is a multiple of x is given by, इसका आंसर भी ये होगा y। अब ये कैसे समझ में आ रहा है कि इसका आंसर y होगा, यहाँ पे बोला है बेटा कि हमको LCM फाइंड करना है दो नंबर्स का, x एंड y का, और ये दोनों नंबर्स किस तरह से है, इनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का मल्टीपल है, तो जो LCM मिलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो सेकेंड नंबर ही होगा ना जो LCM है। यहाँ पर y इज अ मल्टीपल ऑफ x बोला हुआ है,
अगर y ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ x है तो y भी तो एलसीएम होगा। इसको कोई नंबर्स के एग्जांपल से हम समझते हैं। तो मैं सपोज कर रही हूँ x की वैल्यू कुछ ले लेते हैं अपन, 3 ले लिया हमने, और y आपको किस तरह का नंबर लेना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इज अ मल्टीपल ऑफ x, तो मैं y ले लेती हूँ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 12। x एंड y दो नंबर्स मैंने ऐसे चूज किए जिसमें y मल्टीपल ऑफ x था, मतलब 12 मल्टीपल ऑफ 3 है। अब आप इनका एलसीएम फाइंड करके चेक कर सकते हैं। इनका एलसीएम क्या मिलेगा, 12 ही आएगा। एलसीएम फाइंड करने का एक तो ये मेथड है जिसमें हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करेंगे और फिर एलसीएम निकालते हैं, और दूसरा एक और मेथड जो मैं अभी आपको बता देती हूँ जिसमें हमको इस तरह से सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट एलसीएम निकल आता है। तो अभी तो हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड होगा ये नंबर, 2 6 12, अगेन 2 से डिविजिबल है 6, 2 3 6। अब ये दोनों के दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 3, 3 1 3। सो द एलसीएम इज 2 2 4 एंड 4 3 12। 12 इज द एलसीएम, मतलब क्या हुआ एलसीएम, y मिला। और जो डायरेक्ट हम फाइंड करते हैं एलसीएम, वो भी मेथड आप देख लीजिए, थोड़ा 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। जिन नंबर्स का हमको एलसीएम फाइंड करना होता है उनमें से लार्जेस्ट नंबर का हम टेबल बोलते हैं, जैसे 3 और 12 में 12 लार्जर है, तो इस नंबर का टेबल हम बोलेंगे, और तब तक बोलते रहेंगे जब तक ऐसा नंबर ऑब्टेन ना हो जाए जो दूसरे वाले नंबर के भी टेबल में आता हो, जो स्मॉलर नंबर के भी टेबल में आता हो। तो अगर मैं 12 का टेबल बोलूंगी तो 12 1 12 और मैं यहीं पर स्टॉप हो जाऊंगी, क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है। तो ये पता चल गया कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 12 इज 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। The greatest number that will divide 398, 436 and 542 leaving remainders 7, 11 and 15 respectively is A 17, B 11, C 34 and D 45। हमको ये फाइंड करना है कौन सा वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 398, 436 और 542 को अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली 7, 11 एंड 15 मिलते हैं। तो बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स आप देखेंगे, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह के अगर वर्ड्स देखते हैं तो इनकी मीनिंग क्या निकलती है, ज्यादा से ज्यादा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे मीनिंग मैक्सिमम निकल रही है, जहाँ पे मीनिंग का जो वर्ड है उनकी मीनिंग में हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको कोई हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है, तो वहां पर हम फाइंड करते हैं एलसीएम। तो अब इस क्वेश्चन में ये जो नंबर्स हैं 398, 436 एंड 542, सबसे पहले तो हम इनमें से 7, 11 एंड 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे उनका हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो वो जो एचसीएफ होगा वो नंबर जब इन्हें डिवाइड करेगा, इन नंबर्स को 398, 436 एंड 542 को, तब हमको रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 मिल जाएंगे। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमको करना क्या है, 398, 436 एंड 542, इनमें से हम इन रिमाइंडर्स को पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। -7, -11, -15, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा हमको 391। 398 -7 कर लिया, 391 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 425। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 - 5 7 एंड 3 - 1 2 और ये 527। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे सामने ये 3 नंबर्स है, 391, 425 एंड 527। इन नंबर्स का हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके कोर्स में से डिलीट कर दिया गया है, मतलब सिलेबस से हटा दिया गया। अभी सिर्फ इस ईयर के लिए सिलेबस से हटाया है, तो मैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ। और वैसे तो ये एमसीक्यू है, तो फिर वो आपकी मर्जी, आप जिस भी मेथड से एचसीएफ फाइंड करें, क्योंकि वो तो रफ कैलकुलेशन ही होगा आपका, फेयर में तो कुछ भी शो करना नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। 391, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये छोटे छोटे प्राइम नंबर से तो डिवाइड होने वाला नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए भी ये नहीं है। फिर 3 की डिविजिबिलिटी अगर अप्लाई करते तो सम ऑफ डिजिट्स 13 आ रहा है, और इसको मैं सीधे 17 से डिवाइड कर रही हूँ। 17 2 34, रिमाइंडर आ जाएगा 5, 17 3 51। 17 एंड 23 आर द फैक्टर्स ऑफ 391। फिर 425, इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 3 दिख रहा है। 2 3 से तो डिविजिबल नहीं, लेकिन 5 से हो जाएगा। 5 8 40, रिमाइंडर 2, 5 5 25। फिर इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड होगा, 17 1 17।
तो अभी तक तो हमको दिखाई दे रहा है कि 17 आ रहा है एक कॉमन फैक्टर। इसके बाद 527, ये भी 17 से डिवाइड होगा ही, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लग रहा है मुझे अगर ये नंबर 17 से डिवाइड हो गया, ये भी 17 से डिवाइड हो गया, इनके अलावा तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नंबर भी 17 से जरूर डिवाइड हो जाएगा। तो करते हैं 17 3 जा 51, रिमाइंडर 1, 17 1 जा 17, और ये 31 आया, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 31 से ही डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनके जब अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है, 425 में है 5 इंटू 5 इंटू 17, और इसमें है 527 में 17 इंटू 31। सो 17 इज द कॉमन फैक्टर इन 391, 425 एंड 527। तो जो हाईएस्ट नंबर है जिसको इन सबसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन ऐसा है कि जो गिवन नंबर्स है 398, 436 एंड 542, इनको अगर उस हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 मिलेगा। लेकिन अभी जो मैंने सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर्स ऑब्टेन किए थे 391, 425 एंड 527, इनके लिए जब मैंने एचसीएफ फाइंड किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, तो वो नंबर मिला है 17। अगर इनको हम 17 से डिवाइड करेंगे ना सेपरेट सेपरेट, इसको भी 17 से डिवाइड किया हमने, इसको भी 17 से डिवाइड किया और इसको भी 17 से अगर हमने डिवाइड किया रफ में, तो हर बार रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 17 इन सभी का फैक्टर है और इनफैक्ट वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो द आंसर इज 17। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 17। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर 398, 436 और 542 में से हम 17 डिवाइड करते हैं, जो हमको अभी सॉल्व करने के बाद मिला है, तो तीनों केसेस में हमको अलग अलग रिमाइंडर्स मिलेंगे। फर्स्ट नंबर के टाइम 7 रिमाइंडर मिलेगा, सेकेंड नंबर के टाइम 11 आएगा रिमाइंडर, और थर्ड नंबर के टाइम पे 15 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखते हैं। एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 98 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो सीधा सिंपल इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 4 जा 2 9 जा 7, 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो 98 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं हमको, 2 इंटू 7 इंटू 7। बस ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट ये एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाएगा, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाएगा और कुछ ऑप्शंस लिख दिए जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 7 इंटू 7, तो आपको ऑप्शंस देके जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना है। ये क्वेश्चन भी मैंने नेट से ही लिखा है। ये सारे क्वेश्चन अभी जो मैंने सॉल्व कराए वो सारे नेट से देखकर लिखवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी वो मैं ज्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में से पिक करूंगी। क्वेश्चन पेपर्स किस तरह के होंगे, जो ओल्ड ईयर्स के जो एनुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स है वो सारे, या फिर जो सैंपल पेपर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस सिलेक्ट करके मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन 9। There are 312, 260 and 156 students in class 10, 11th and 12th respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. तो पहले तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10th, 11th और 12th के बच्चों ने पिकनिक प्लान किया है, या फिर हो सकता है स्कूल वालों ने पिकनिक प्लान किया होगा कि हम बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं। तो 10th, 11th और 12th का ये स्ट्रेंथ दिया हुआ है। 10th में कितने बच्चे हैं, 312। हमको सॉल्व तो करना ही है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो जो वैल्यूज हमको दी हुई है। 10th, 11th एंड 12th। 10th में कितने बच्चे हैं, 312। 11th के कितने बच्चे हैं, 260। 12th के हैं 156। इस तरह से ये स्ट्रेंथ दी हुई है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनको पिकनिक ले जाने के लिए बसेस हायर की गई है, और वो जो बसेस है उनमें अगर इक्वल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैरी करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर जाना है, तो कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक बस में बैठ सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी बेटा मीनिंग में क्या निकल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम पूछा गया है ना, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, जिन भी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमको मीनिंग में ये समझ में आता है कि यहाँ पर किसी चीज की हाईएस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ फिर से वही करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। तो फटाफट से इन सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 312 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, 2 1 जा 2, 2 5 जा एंड 2 6 जा।
2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा 13 आ रहा है, और फिर ये 13 1 जा 13, क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद 260 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 130 देन 65, फिर ये 13 5 होता है ना, तो मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ और 13 आया। तो इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स मिले 260 के। फिर 156, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और ये यहाँ पर जाएगा 13 1 जा 13। तो हमको 312 के प्राइम फैक्टर्स में मिल रहे हैं 2 2 2 3 एंड 13। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर 260 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 5 एंड 13, और लास्ट में 156। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको छोटी क्लासेस के बुक में भी मिल जाएंगे, 6 की एनसीईआरटी बुक में भी। हालांकि वहाँ पे वैल्यूज थोड़ी स्मॉल कर देते होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको 6 की बुक में भी मिलेंगे, आपने भी किया होगा 6 में। तो 2 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, फिर से एक 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, और यहाँ पे 13 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो जो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे जो एक बस में बैठने वाले हैं। तो क्या आएगा, ये आंसर क्या मिलने वाला है हमको, 2 इंटू 2 इंटू 13। तो ये आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 13 4 जा 52। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बेटा इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ तो ये पूछ लिया है कि एक बस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठेंगे, तो हमने इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लिया और आंसर आ गया 52। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए, हाउ मेनी बसेस विल बी रिक्वायर्ड इफ ईच बस कैरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एक क्लास के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक बस में बैठने वाले हैं, तो इस तरह से कितनी बसेस लगेंगी 10 के लिए, कितनी बसेस लगेंगी 11 के बच्चों के लिए, और कितनी बसेस लगेंगी 12 के बच्चों के लिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपको करना ही है, 52 एचसीएफ तो मिल ही जाएगा। अब नंबर ऑफ बसेस फाइंड करने के लिए ये जो एचसीएफ आया ना, इस एचसीएफ को एक एक नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 312 में से 52 हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, आप यहाँ पर देखिए, मैं विदाउट डिवाइडिंग आंसर निकाल के बता रही हूँ। 312 में अगर 52 हम डिवाइड करते हैं तो ये जो प्राइम फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं यहीं से आंसर निकल जाएगा बेटा, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 2 इंटू 2, ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है 52। तो ये इन फैक्टर्स को अगर हम हटा देते हैं तो क्या फैक्टर्स बचे हैं यहाँ पर 2 एंड 3, तो 2 3 जा 6 बसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर क्लास 10। क्लास 10 के बच्चों के लिए कितनी बसेस रिक्वायर्ड होंगी 6। फिर 11 क्लास के बच्चों के लिए कितनी बसेस रिक्वायर्ड होंगी, हम यहाँ भी 52 डिवाइड कर रहे हैं, तो या तो आप प्रॉपर डिवाइड करें जैसे करते हैं, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि विदाउट डिवाइडिंग आप कैसे आंसर निकालेंगे। 52 हमको डिवाइड करना है, इसके प्राइम फैक्टर सामने हमको दिखाई दे ही रहे हैं, तो यहाँ से 52 को हटा लो। 52 कैसे हटाएंगे, 13 इंटू 2 इंटू 2, 13 2 जा 26 एंड 26 2 जा 52। तो ये फैक्टर्स हट गए तो क्या बच रहा है 5, तो यहाँ पर क्वोशिएंट मिलेगा 5 आफ्टर डिवाइडिंग। और इसी तरह से 156 में जब 52 डिवाइड करेंगे तो वहां पर क्वोशिएंट आ जाएगा 3। तो क्या दिख रहा है हमको, 6 buses will be required for class 10, 5 buses will be required for class 11 and 3 buses will be required for class 12। तो इस तरह से टोटल कितनी बसेस लगेंगी उन सारे बच्चों को कैरी करने के लिए, 6 + 5 11, 11 + 3 14। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी बसेस हमको टोटल चाहिए होंगी अगर मैक्सिमम एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेम क्लास कैरी करना है एक एक बस में। तो ये इस तरह से ये नंबर ऑफ बसेस के लिए मैंने आपको सोल्यूशन बताया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 10th, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 60 and 75 लिविंग रिमाइंडर्स 8 and 10 रेस्पेक्टिवली इज, ये ऑप्शंस लिखे हुए, A 260, B 75, C 65 and D 13। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये यहाँ पर 7th क्वेश्चन सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये, और बल्कि यहाँ पे वैल्यूज छोटी हैं, नंबर्स भी सिर्फ 2 हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, अगर रिमाइंडर्स बताए गए हमको कि 60 विल लीव अ रिमाइंडर 8 एंड 75 विल लीव अ रिमाइंडर 10, और इनके लिए हमको पता करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लार्जेस्ट नंबर पता करना है,
वो कौन सा होगा, जिसको हम 60 से डिवाइड करें और जिसको हम 75 से भी डिवाइड करें, तो दोनों केसेस में इस तरह से अलग अलग रिमाइंडर्स मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हम सबसे पहले तो रिमाइंडर्स को लेकर इनमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आंसर आएगा, सोल्यूशन 60 में से जब 8 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमको 52 और 75 में से 10 माइनस करना है तो ये आएगा 65। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 52 होता है 13 4 जा, तो अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगी तो 2 × 2 × 13 होगा। और 65 होता है 13 5 जा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 × 13 आएगा। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। 13 इज द लार्जेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड बाय that should be that will divide 60 and 75 leaving remainders 8 and 10। तो इस तरह से बेटा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है। 10 क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं, कल और भी मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो आप लोग डेली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ध्यान से समझिए पूरे वीडियो को। 2-3 बार आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैंने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिश करके ये बनाया है वीडियो और क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और मैं चाहती हूँ कि अभी टर्म 1 में आप लोग 40 on 40 स्कोर करें। सो कीप प्रैक्टिसिंग and please subscribe to my channel. Thank you.